हाँ तो बच्चों देखो, आज अपन पुष्पी पादपों में निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12th का टॉपिक है, पहला चैप्टर है, उसका अपना ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले अपन प्रांगण और पुष्प के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। एक थोड़ा सा इससे पहले मैं बताऊं, निषेचन से पहले, कि ये एक परागकोश है। परागकोश में मुख्यतया ये दो पालियां पाई जाती हैं। कितनी पालियां पाई जाती हैं? दो पालियां पाई जाती हैं, और दोनों पालियां दो दो कोष्ठों में विभक्त रहती हैं, दो दो भागों में बटी रहती हैं। इस प्रकार से इसके देखो चार कोष्ठ हो गए, चार पार्ट हो गए। इन चारों पार्टों को बेटा जी, इन चारों भागों को कहते हैं लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा क्या है? ये पूरा अपना पराग कोश है। ठीक है, तो पादपों के पराग कोश में चार कोष्ठ पाए जाते हैं। इन कोष्ठों को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि पादपों के, पुष्पी पादपों के, आवर्त बीजी पादपों के पराग कोश में चार लघु बीजाणु धानियां होती हैं। कितनी लघु बीजाणु धानियां होती हैं? चार लघु बीजाणु धानियां होती हैं। अच्छा, इन लघु बीजाणु धानियों में क्या होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, पराग कण क्या है? पराग कण बोले तो पराग कण से नर युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का निर्माण होगा। अब पराग कण है वो अभी परागकोश में ही है। किसमें है? परागकोश में ही है। और जब परागकण परागकोश में है तो इसमें पहले परागकण में समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होकर के दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितने प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है? ये जैसे परागकण है, इसमें विभाजन होके दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हुआ। दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हुआ। एक कोशिका को तो बेटा कहते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहा जाता है। और दूसरी जो कोशिका है इसको कहा जाता है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। ओके, अब ये जो जनन कोशिका है ना, इस जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर के और उसके बाद नर युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है, जब ये जनन कोशिका बन जाती है, जब ये जनन कोशिका का निर्माण पूर्ण हो जाता है, उस समय पादपों के अंदर क्या होता है? परागण की क्रिया संपन्न होती है। किसकी क्रिया संपन्न होती है? परागण की क्रिया। देखो जैसे मैं बताऊं, ये परागकण है और इसके अंदर ये जनन कोशिका बन गई। ठीक है, इस परागकण में जनन छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये जनन छिद्र है। ठीक है, इस जनन छिद्र से ये जनन कोशिका है, इसका केंद्रक निकल के आए। कायिक कोशिका है ना, ये जो कायिक कोशिका है इसके द्वारा, ये जैसे कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका तो यहां आकर के पराग नलिका का निर्माण करेगी। कायिक कोशिका द्वारा क्या होता है? पराग नलिका का निर्माण। पराग नलिका का निर्माण, तो याद रखना, पराग नलिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? कायिक कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कायिक कोशिका के द्वारा। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है ना, पराग नलिका का निर्माण होना, इसको कहते हैं पराग कण का अंकुरण होना। चलो, पराग कण का अंकुरण हो गया है, जनन छिद्र निकल आए हैं और इस जनन छिद्र से पराग नलिका बन गई है। अब ये पराग नलिका है और ये वो जनन कोशिका है। इस जनन कोशिका का केंद्रक नीचे आएगा। इस कोशिका का केंद्रक है, ये नीचे आएगा। और ये जनन कोशिका का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन करके, जनन कोशिका में है ना क्रोमेटिन पदार्थ कायिक कोशिका की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये जनन कोशिका का केंद्रक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किया है। कौन सा विभाजन किया है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किया है। और ये दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। कितनी कोशिकाओं का? दो कोशिकाओं का। इन दोनों कोशिकाओं को, ये अगुणित है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है,
इन अगुणित कोशिकाओं को बेटा जी नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर युग्मक, या इनको बोलते हैं अपन लघु बीजाणु। चलो, परागकण का अंकुरण हुआ, दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई हैं और इन दोनों कोशिकाओं को नर युग्मक अपन कह सकते हैं या लघु बीजाणु अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो लघु बीजाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है, या बोलते हैं अपन कि जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर, जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर का निर्माण होने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। चलो, तो अब देखो परागकण का अंकुरण हो गया है और लघु बीजाणु का निर्माण हो गया है। अब देखो आगे क्या होने वाला है, याद रखना इन बातों को। एक परागकोश है, उसमें कितनी लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं? 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। कितनी लघु बीजाणु धानियां? 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। ये याद रखना एक अच्छी बात है कि मालवेसी कुल के जो पादप है ना, मालवेसी कुल के पादपों में, या अपन लिख दें फोबेसी कुल के पादपों में, गुड़हल वगैरह में, इनके अंदर 2 लघु बीजाणु धानियां ही होती हैं। कितनी होती हैं? 2 लघु बीजाणु धानी ही होती है। ये अपवाद है, सब में 4 होती हैं लघु बीजाणु धानी, लेकिन मालवेसी कुल के पादपों में कितनी होती हैं? 2 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। इस बात को पक्का आप याद रखना। ठीक है, चलो अब मैं कहता हूं कि वो पहले बात की अपन ने कि प्रांगण की क्रिया संपन्न हो गई है, तो अब अपने को गुरु बीजाणु धानी के अंदर और बीजांड को पढ़ना है। तो मैं कहता हूं, जैसे मैं संरचना बनाऊं, ये मैंने वर्तिका बना दी है, ये मैंने वर्तिका बना दी है, और ये मैंने बीजांड बना दिया है। इसके अंदर ये बीजांड है, इसको पूरे को अपन अंडा से बोल सकते हैं। यहां बीजांड है, इसके बाह्य आवरणों की बात करें अपन, ये अध्यावरण बना दिए अपन ने। ये जो भाग है ना नीचे वाला, इस भाग को कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। ऊपर वाले भाग को कहा जाता है निभाग। क्या कहा जाता है? निभाग। ये बोले तो अपन इनको अध्यावरण लिख सकते हैं। अध्यावरण, बीजांड द्वार का वह भाग जो नीचे वृंत से जुड़ा रहता है, ये वाला भाग, ये पुष्प वृंत है और इससे ये बीजांड के साथ टच है। इस भाग को कहा जाता है नाभिका। क्या कहा जाता है? नाभिका, याद रखना। ठीक है, ये बीजांड है। बीजांड के अंदर, हाँ, तो बीजांड में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर स्थित होती हैं। इन कोशिकाओं को बेटा जी कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहा जाता है? प्रतिमुखी कोशिका। एंटीपोडियल सेल कहा जाता है। एंटीपोडियल सेल। 3 ऊपर की निभाग की ओर स्थित कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। 3 कोशिकाएं नीचे की ओर स्थित होती हैं। ये 3 कोशिकाएं नीचे की ओर स्थित हैं। इन 3 कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है अंड समुच्चय। अंड समुच्चय कहा जाता है। और इस अंड समुच्चय के अंदर ये जो भार वाली जो कोशिकाएं है ना, 2, इन कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। और जो मध्य वाली कोशिका है ना, ये बेटा जी मादा युग्मक है, इसको कहा जाता है अंड कोशिका। अंड कोशिका कहा जाता है। ठीक है, 3 कोशिकाएं निभाग की ओर स्थित होती हैं, जिनको प्रतिमुखी कोशिका कहा जाता है। 3 कोशिकाएं नीचे बीजांड द्वार की ओर स्थित होती हैं, इनको अंड समुच्चय, या इनमें 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं और 1 कोशिका मध्य वाली क्या है? अंड कोशिका होती है।
ये मध्य वाली कोशिका है, इसको क्या कहा जाता है? अंड कोशिका कहा जाता है। ये अंड कोशिका है, इसको अलग बना देते हैं। चलो ठीक है। और एक मध्य भाग में एक कोशिका होती है, ये कोशिका है। इस कोशिका की विशेषता ये है कि इसके अंदर दो केंद्रक पहले से उपस्थित होते हैं। कितने केंद्रक? दो केंद्रक। अच्छा, इन और जो कोशिकाएं, इनके अंदर सब में एक एक केंद्रक स्थित है, सब में एक एक केंद्रक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आवर्त बीजी पादपों के बीजांड में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक पाए जाते हैं। तो मैं कह दूं कि यहाँ देखो 3 और 3 6 और एक 7, 7 कोशिकाएं, 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। आवर्त बीजी पादपों के बीजांड में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। याद रखने की बात है, नीट में पिछली बार क्वेश्चन आया है, 12वीं में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो अब ये तो पढ़ लिया आपने। अब मैं कहता हूं कि यहां वो परागण की क्रिया संपन्न हुई है, परागकण आकर के गिर गया है और परागकण के अंदर जनन कोशिका थी, उसका निर्माण हो गया है और जनन कोशिका का केंद्रक है वो यहाँ नीचे, और वो कायिक कोशिका यहाँ पराग नलिका का निर्माण करेगी। ये पराग नलिका का निर्माण किया, ठीक है। और यहाँ पराग नलिका से जनन कोशिका आ गई है और इसने अर्धसूत्री विभाजन किया है और 2 नर युग्मकों का निर्माण किया है, नर युग्मक बन गए। ठीक है, चलो अब पराग नलिका नीचे जाती है और बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। किसके अंदर प्रवेश करती है? बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। ये बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश कर सकती है, यहाँ मध्य से प्रवेश कर सकती है, इधर से किधर से भी प्रवेश कर सकती है। ठीक है, चलो इन बातों को अपन बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे किस किस प्रकार से प्रवेश होता है। अब मैं कहता हूं बेटा जी, ये 2 नर युग्मक हैं। अरे भाई साहब ऐसे समझो, ये तो दोनों बनड़े हैं, ये दोनों तो क्या हैं? बनड़े हैं। और यहां ये जो बैठी है ना, ये कोशिका तो दुल्हन है, ये दुल्हन है और दुल्हे तो 2 आ गए, 2 दुल्हे हैं और दुल्हन क्या है? एक है। तो अब शादी कौन करेगा? दोनों दुल्हे हैं, दोनों नर युग्मक हैं, वो नीचे दुल्हन के घर की ओर प्रवेश करते हैं, दुल्हन की ओर जाते हैं, दोनों नर युग्मक जाते हैं और इनमें एक नर युग्मक है, एक नर युग्मक है, वो ये तो मिलती नहीं है और इस कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। मध्य स्थित द्विकेंद्र की कोशिका है, द्विकेंद्र की कोशिका। इस द्विकेंद्र की कोशिका से एक केंद्रक संलित हो जाता है और इस कोशिका में अब 3 केंद्रक हो गए। कितने केंद्रक हो गए हैं? 3 केंद्रक हो गए हैं। ठीक है, और दूसरा जो नर युग्मक है वो इस अंड कोशिका के साथ मिल जाता है, अंड कोशिका के साथ मिल जाता है। देखो एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिल गया और एक नर युग्मक द्विकेंद्र की कोशिका से मिल गया है। 2 बार निषेचन हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार निषेचन हुआ है। तो आवर्त बीजी पादपों में एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचन करता है और एक नर युग्मक है वो द्विकेंद्र की कोशिका से निषेचन करता है। इस कारण आवर्त बीजी पादपों के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्विनिषेचन पाया जाता है। एक वैज्ञानिक है स्टोन्सबर्गर, स्टोन्सबर्गर ने द्विनिषेचन की खोज की है। कौन से पादप में की है? लीलियम पादप में की। ठीक है, लीलियम पादप में स्टोन्सबर्गर ने द्विनिषेचन की खोज की है, याद रखना। अच्छा, 2 बार निषेचन हो गया है। अंड कोशिका के साथ, अंड कोशिका के साथ जो नर युग्मक मिला है और वो जो निषेचन हुआ है, इस निषेचन को कहा जाता है सत्य निषेचन। सत्य निषेचन, क्योंकि एक नर युग्मक था वो वास्तव में मादा युग्मक से मिला है। तो नर और मादा युग्मकों का निषेचन होना, आपस में मिलना तो निषेचन कहलाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? सत्य निषेचन कहा जाता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दूसरा नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक है वो मध्य स्थित कोशिका से संलयित होता है। तो ये कोई मादा युग्मक थोड़ी था, ये तो बीच में कोशिका थी। तो इसको क्या कहा जाता है? असत्य निषेचन कहा जाता है, असत्य निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असत्य निषेचन
कहा जाता है। अच्छा, 2 बार निषेचन होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? द्विनिषेचन कहा जाता है। याद रखना, ये जो मध्य स्थित कोशिका थी, इसमें 2 केंद्रक पहले से थे और एक केंद्रक आकर के नर युग्मक वाला और सम्मिलित हो गया है, इसलिए यहाँ 3 केंद्रकों का मिलना हो गया और त्रिसल्यन हो गया। 3 केंद्रकों का मिलना क्या कहलाता है? त्रिसल्यन कहलाता है। याद रखना, आवर्त बीजी पादपों में जो अपना सत्य निषेचन हुआ है, सत्य निषेचन के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। और ये जो अपना असत्य निषेचन हुआ है, मतलब अंड कोशिका से नर युग्मक का मिलना तो सत्य निषेचन है, इसे तो बीज का निर्माण होता है। और मध्य स्थित द्विकेंद्र की जो कोशिका है, उससे उससे एक नर युग्मक आकर के मिला है, त्रिसलियन हो गया है। त्रिसलियन के फलस्वरूप और फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। और जब द्विनिषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है तो द्विनिषेचन का लाभ क्या है? यहाँ बीज तो बन ही गया है, साथ में फल का निर्माण भी होता है। तो ये द्विनिषेचन का एक बहुत महत्व है कि इससे रसदार फलों का निर्माण होता है। कैसे फलों का? रसदार फलों का निर्माण होता है। अपन देखते हैं, देखो जैसे आम खाते हैं, चीकू खाते हैं, जितने भी रसदार फल है ना, सबके अंदर द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। जिनमें द्विनिषेचन नहीं है, केवल सत्य निषेचन ही है, उनमें फल नहीं बनेंगे, केवल क्या बनेंगे? बीज बनेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये निषेचन की घटना हो जाती है, वैसे ये 3 कोशिकाएं क्या करेंगी? देखती रहती हैं। ये भी चक्कर में थी कि इस दूल्हे के साथ हम शादी करें, लेकिन ये मिल नहीं पाती है, इसलिए ये अपने आप को जला लेती है, नष्ट हो जाती हैं। सहायक कोशिकाएं हैं, ये भी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। और ऐसे पादपों के अंदर बीज और फल दोनों का निर्माण होता है। द्विनिषेचन की खोज स्टोन्स बर्जर ने की है, याद रखना, अच्छी बात है। त्रिसलियन है, इसके बारे में नावासचिन नामक वैज्ञानिक द्वारा बताया। इस द्वारा नावासचिन नामक वैज्ञानिक ने त्रिसलियन की खोज की है। आज के वीडियो में बेटा जी इतना ही, और कल अपन पढ़ते हैं इससे आगे वाला टॉपिक।